हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोग गैसेस के लिक्विफेक्शन के बारे में अब बात करने वाले हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय लिक्विफेक्शन ऑफ द गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, व्हाट डू वी मीन बाय लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो बच्चों आपको पता है कि इन केस ऑफ गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज आते गए तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि वो गैस में से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर what you can say far as possible from each other, whereas in case of the liquids the molecules are close to each other। यहाँ पर जो molecules हैं they are close to each other। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक बात हमको समझ में आ रही है कि प्रेशर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, नाउ एक्सपेरिमेंट्स ऐसा दिखाते हैं कि खाली प्रेशर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स का लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि खाली और खाली प्रेशर बढ़ाते जाने से गैस मॉलिक्यूल्स का लिक्विफेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, तो गैसेस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कूल भी करना होगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कूल करना पड़ेगा उनको, उसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आइए समझ लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसको दिखाया जाता है सिंबल Tc से। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसका सिंबल हो जाएगा आपका Tc। तो what do we mean by Tc or critical temperature? It is the maximum temperature at which the gas can be liquefied। ठीक है, चलो समझना। It is the maximum temperature, it is the maximum temperature at which the gas can be liquefied। The gas can be liquefied। गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए उसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर Tc। अच्छा, एक एग्जांपल की बात करते हैं। लेट अस सपोज कि कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। 31.1। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 31.1 से थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर हुआ तो कितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए गैस लिक्विफाई नहीं होगा। चलिए फॉर एग्जांपल, in case of carbon dioxide, in case of carbon dioxide CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें, the critical temperature is the critical temperature is 31.1 degree centigrade, which means CO2 cannot be liquefied, CO2 cannot be liquefied at the temperature higher than that, no matter how much pressure is applied, कितना भी प्रेशर लगा दो, अगर टेम्परेचर 31.1 से ज्यादा है
तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर above which the gas cannot be liquefied। उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, उससे कम है तो लिक्विफाई हो पाएगा। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगा देंगे तो भी गैस का लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब गैस के लिक्विफेक्शन के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिटिकल टेम्परेचर। गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर पर ही गैस का लिक्विफेक्शन प्रेशर अप्लाई करने से पॉसिबल होता है। इस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर इससे थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो पूरी वर्ल्ड का प्रेशर लगा दो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंप्रेशन है या लिक्विफेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये बात हो गई क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी की। अब हमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है वो है क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल प्रेशर पीसी। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर पीसी। अब क्रिटिकल प्रेशर किसको बोलते हैं? तो द क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मैंने पहले ही बताया गैस के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो व्हाट डू वी से फॉर क्रिटिकल प्रेशर? इट इज द minimum amount of pressure required for liquefaction of gas at क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो कम से कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा गैस के लिक्विफेक्शन के लिए उसको बोला जाता है क्रिटिकल प्रेशर। चलो अब तीसरा डेफिनेशन आ जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी। तो क्रिटिकल वॉल्यूम किसको बोला जाता है बच्चों? It is the volume occupied by 1 mole. It is the volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and pressure and critical pressure। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, ग्राफ की मदद से इन तीनों चीजों को क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को समझने का ट्राई करते हैं। ये ग्राफ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने देखा कि इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 31.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हाई टेम्परेचर के ऊपर कितना भी प्रेशर लगाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को ग्राफ की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ है वो है PC वर्सेस VC का। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम CO2 गैस की बात करें तो पहला हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, लेट अस सपोज
T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको हमने 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया। तो ऐसा देखा गया कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे वॉल्यूम कम तो हो रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट से, बहुत कम अमाउंट से। अब हम लोग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, उसके बाद थोड़ी देर तक वो कांस्टेंट चलता रहेगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन इस पॉइंट के बाद जो गैस का प्रेशर है, सॉरी गैस का जो वॉल्यूम है वो एकदम से कम होना चालू हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये दिखाता है कि इस प्रेशर के बाद गैस का लिक्विफेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस प्रेशर के बाद गैस का लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर टेम्परेचर बराबर 31.1 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रेशर के बाद जो गैस का जो लिक्विफेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है, तो इस प्रेशर को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर और इस वॉल्यूम को बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। समझो, ये हो गया आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस की बात। अब हम लोग इससे भी कोई एक कम टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होगा, इससे अगर कोई कम टेम्परेचर लेंगे तो भी यही का यही चीज जो है वो रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर हमने कोई टेम्परेचर लेट अस सपोज कि Tx ले लिया, बराबर, Tx ले लिया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अगर हमने इससे कम टेम्परेचर लिया तो वॉल्यूम कम होता गया और प्रेशर आपका बढ़ता चला गया। एक टाइम के लिए वो कांस्टेंट हुआ, फिर इस पॉइंट के बाद एकदम से वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो प्रेशर बढ़ाने के साथ कम हुआ। बच्चों चेक करो, उल्टा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, एक और टेम्परेचर लेते हैं Ty। तो Ty के लिए यहाँ पर अगेन इस पैटर्न को रिपीट होता हुआ आपने देखा कि अब जो वॉल्यूम है वो एकदम से इस पॉइंट के बाद कम होने लगा प्रेशर बढ़ाने के साथ। तो इस टेम्परेचर को हमने बोल दिया Ty। Tx and Ty are less than Tc। ये Tx और Ty जो है वो Tc से कम है, इतनी चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर से एक चीज हमको समझ में आती है कि गैस का टेम्परेचर जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पहुंचता, जब तक गैस का टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पहुंचता, तब तक गैस के ऊपर कितना भी प्रेशर लगाया जाए गैस का लिक्विफेक्शन नहीं होता है। देखो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज रेगुलर है वही हो रहा है, बट अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे है, दैट इज 31.1 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अब क्या होगा, अब अगर आपने वॉल्यूम को कम किया, दैट इज प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, बातें दोनों एक ही है, तो अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, एक हद तक कांस्टेंट चलता रहेगा। फिर एक टाइम के बाद ऑल ऑफ अ सडन प्रेशर बढ़ाने से सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वॉल्यूम आएगा। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। उसके बाद अगर इससे नीचे का टेम्परेचर है तो भी आपको यही की यही चीज जो है वो रिपीट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम तीनों ही क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में समझ लिया। इन तीनों को ऑल टुगेदर गैस का क्रिटिकल कांस्टेंट बोला जाता है। टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, तीनों को ऑल टुगेदर गैस के क्रिटिकल कांस्टेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तीनों का ही डेफिनेशन जो है बच्चों वो हम लोगों ने समझ लिया। अब इस चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट खत्म होता है जो था गैसियस स्टेट। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज द लिक्विड स्टेट। अब हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे, द लिक्विड स्टेट। अब हम लोग गैस के लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, जैसे हम लोगों ने सॉलिड की गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स की बात करते हैं कि भाई लिक्विड्स के पास ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो गैसेस हैज कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम
कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम या डिफाइनाइट वॉल्यूम, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा प्रॉपर रहेगा, गैसेस एज डिफाइनाइट वॉल्यूम, क्योंकि हमने पहले भी इसी वर्ड को यूज किया था, बट इन डिफाइनाइट शेप, इनका वॉल्यूम तो डिफाइनाइट होता है लेकिन इनका जो शेप है वो इनडिफाइनाइट है, वो फिक्स नहीं है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, intermolecular forces of attraction are higher than gases, but lower than solids. सॉलिड्स की कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं लेकिन गैसेस की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। इनके पास कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो दे हैव वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी। इनके पास जो कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू है वो गैसेस की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। एंड दे हैव हायर डेंसिटी देन गैसेस, गैसेस की कंपैरिजन में इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज है ना, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो डेंसिटी जो है वो इनका हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड की। अब हम हमारे नेक्स्ट लिक्विड के ही टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर। तो बच्चों वेपर प्रेशर समझाऊं उसके पहले मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज सिखा देता हूं। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर समझने से पहले आप एक फंडामेंटल चीज को समझ लीजिए। यहां पर मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, ये कंटेनर मस्ट एंड नेसेसरीली क्लोज्ड ही होना चाहिए। ये कंटेनर जो है वो बंद होना चाहिए, कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, ये कंटेनर आपका बंद होना चाहिए। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक वॉलेटाइल लिक्विड ले रहा हूं, मतलब जिसका वेपराइजेशन आसानी से हो सके, ऐसा एक लिक्विड ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपने एक वॉलेटाइल मतलब जिसका आसानी से वेपर बन सके ऐसा लिक्विड लिया है क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, स्लोली ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है वो यहां पर धीरे धीरे वेपर बनाना चालू करेंगे, इवापोरेट होकर के ये यहां पर वेपर के फॉर्म में डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो वेसल की ऊपर की सरफेस है उधर ये डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। तो इसी लिक्विड के यहां पर जो वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की साइड के ऊपर डिपॉजिटेड रहेंगे। इनिशियली क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अगर यहां पर बहुत सारे वेपर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए तो ये वेपर मॉलिक्यूल्स वापस से कंडेंस होकर लिक्विड की तरफ आते जाएंगे। इनिशियली खाली और खाली लिक्विड ऊपर जाएगा, फिर बहुत सारी वेपर इकट्ठा हो गई तो ये वेपर वापस कंडेंस होकर नीचे आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट सेम हो जाएगा, दैट इज द रेट एट व्हिच द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर एंड द रेट एट व्हिच द वेपर इज गेटिंग अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। याद रखना, इसका पूरा चैप्टर है 7 नंबर का, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल आप इक्विलिब्रियम का बहुत सिंपल फंडामेंटल मीनिंग यहां से निकाल लो। वापस, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन वेयर द रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब लिक्विड में से वेपर बनने वाला है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब वेपर में से लिक्विड बनने वाला है। दोनों के रेट जब सेम हो जाएंगे तब हम जो कंडीशन आएगी उसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम। तो अब जो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है उसको भी हम इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन करेंगे। तो गैसेस के ऊपर कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं, तो पहला तो टेम्परेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम को यहाँ पर अगर आपको डिफाइन करना है तो टेम्परेचर को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वापस ये रेट चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले ही बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
the vapor pressure of the liquid is the pressure exerted by molecules of vapor present on the surface of the liquid in equilibrium condition. ठीक है, वापस it is the force exerted by molecules of vapor, यहाँ पहले constant temperature की condition को define कर दो. At constant temperature the pressure applied by molecules of vapor on the surface of liquid at equilibrium is known as the vapor pressure. चलो define कर देते हैं. It is the pressure applied by या exerted by, अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको हटा देता हूं. It is the pressure exerted by molecules of vapor on the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure. Vapor pressure is the force exerted by molecules of vapor on the surface of the liquid at equilibrium. चलिए अब factors affecting vapor pressure को बात करते हैं. Factors affecting the vapor pressure. कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं? तो जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर. ठीक है, पहला फैक्टर इज टेम्परेचर. हायर द टेम्परेचर, higher is the vapor pressure of liquid. बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. जितना लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा उतना उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा, क्योंकि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर होंगे तो वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा. ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इसको नेचर ऑफ लिक्विड भी बोला जाता है. हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, समझना. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के अंदर आपका सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड. या उसको आप दूसरा बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब हम क्या बोलेंगे? हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड, lower is the vapor pressure. प्रेशर ऑफ द लिक्विड. वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो उतना ही लोअर होगा. समझो इस बात को, अगर गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो ये दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस तरीके से स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड रहेंगे. अगर स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड रहेंगे तो इजीली वेपर नहीं बना पाएंगे. अगर इजीली वेपर नहीं बना पाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
डिस्कस करना है कि व्हाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, इवापोरेशन से लिक्विड के अंदर कूलिंग फैक्टर क्यों होता है, वो उसको इसी मदद से या इसी कंसेप्ट की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इवापोरेशन होगा तब क्या होगा, जब इवापोरेशन होगा तब क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पर से वेपर स्टेट में जाएंगे। अब सरफेस पर से वेपर स्टेट में जाएंगे तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल की या लिक्विड की इंटरनल एनर्जी ही तो खर्च होगी ना। कहने का मतलब इवापोरेशन होने के बाद लिक्विड की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इवापोरेशन होता चला जाएगा तो लिक्विड की इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी, और अगर इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी तो लिक्विड जो है वो कूलिंग फैक्टर कंसीडर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, व्हाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग क्यों होता है। तो इवापोरेशन में पहले तो क्या होता है वो समझना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि इवापोरेशन से कूलिंग क्यों होता है। तो ये इवापोरेशन more and more molecules gets converted into vapor from liquid state। लिक्विड स्टेट में से मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस कम्स फ्रॉम, कहां से आती है, कम्स फ्रॉम इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड। वो इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड से ही आती है, दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड, विच मीन्स आफ्टर इवापोरेशन, एक बार इवापोरेशन हो जाए तो मॉलिक्यूल लूजेस एनर्जी, या liquid molecules loses energy and hence evaporation causes cooling। evaporation causes cooling, evaporation से इसीलिए क्या होता है बच्चों, कूलिंग। समझ में आया? चलो, तो ये बात हो गई लिक्विड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की और साथ साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। रेस्ट ऑफ द कंटेंट जो है उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।